नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार लगातार चढ़ता चला जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिन से ऊपरी स्तरों पर हो गई है मुनाफा वसूली शुरू। और शुक्रवार के सत्र में तो बाजार पे एकदम से हड़कंप मच गया। बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। तो क्या कुछ कारण रहे और आने वाले समय के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, चाहे इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर ले रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप पैसा डाल रहे हो, आपकी अप्रोच इस समय मार्केट पे क्या होनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए क्रिस्टी मथई जी हमारे साथ मौजूद हैं। फंड मैनेजर हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। क्रिस्टी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। धन्यवाद रजत, आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सर ये तो सिल्वर जुबली मना रहे थे हम, 25,000 के लेवल के ऊपर कर रहे थे कामकाज, बहुत ही जबरदस्त मूवी चल रही थी, अचानक से ये हो क्या गया? मार्केट इतना नर्वस हुआ है। अभी आपका आउटलुक क्या है और ये जो एकदम से बिकवाली आई है इसके पीछे कारण क्या? हाँ, तो अभी आप देखेंगे मार्केट हार्डली 1% या 2% पिछले 2 दिन में गिरा है। तो मैं कहीं भी ये नहीं बोलूंगा कि ये काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है। अभी तो बहुत ही कम प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं इसको। तो आप हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप इक्विटी रिटर्न्स की बात करें पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल के टाइम फ्रेम में, काफी अच्छा इक्विटी रिटर्न का एक्सपीरियंस है। अभी अगर कोई भी आप फंड हाउस देखें या फंड लें, कोई वैल्यू बेस्ड फंड या इवन फ्लेक्सी कैप फंड, ऑलमोस्ट रिटर्न 38, 45, 50 नियर अबाउट वो रेंज में होंगे पिछले 1 साल में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि मार्केट का ग्रोथ तो अभी जब देखते हैं तो टिपिकली मार्केट ग्रो करता है कंपनीज के अर्निंग्स के हिसाब से। एंड कंपनी का अर्निंग्स जनरली आप देखें कोई भी नॉमिनल जीडीपी के जो तकरीबन 6% रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन 5 या 6%। और अगर आप कोई भी कंपनी की बात करें तो 200 से 300 बिप्स प्रीमियम, तो मिला जुला के 14-15% का रिटर्न बनता है, ईपीएस ग्रोथ जो देखा जाता है। काफी सालों से ये ट्रेंड रहा है। तो कभी भी मार्केट अगर बहुत ज्यादा रिटर्न एक छोटे टाइम फ्रेम में देता है तो टिपिकली हमें अपने रिटर्न्स को मॉडरेट करना चाहिए आगे जाने के लिए। तो हमारा आउटलुक यही है कि हमारे हिसाब से वैल्यूएशन मार्केट में काफी ज्यादा हाई है। स्पेशली आप अगर स्मॉल एंड मिड कैप की बात करें, थोड़े लार्ज कैप में अभी भी थोड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली बैंक्स या कोई ऐसे सेक्टर्स में। तो इस वैल्यूएशन काफी हाई होने के कारण हमारा आउटलुक थोड़ा कॉशियस होता है इस दौरान, स्पेशली आपका इतना अच्छा रिटर्न्स के बाद। तो वही मैं बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को also। सर इंडियन मार्केट्स में तो करेक्शन आई, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये ग्लोबल सेटअप भी बिगड़ा हुआ है। अक्रॉस द वर्ल्ड बिकवाली देखने को मिल रही है, सब मार्केट टूटे हैं और जापान का मार्केट तो बहुत ही भयंकर तरीके से टूटा है। ये जो हम बोल रहे थे लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट में पैसा आ रहा है, ये अचानक से एकदम से स्पीड ब्रेकर क्यों आ गया? करेक्ट। सो अभी पिछले 3 4 4 दिन का डेवलपमेंट ही है। अगर आप फेड का कमेंट्स देखें, जो इंटरेस्ट रेट ग्लोबली, स्पेशली यूएस का इंटरेस्ट रेट काफी इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट्स। तो ऐसा लग रहा है कि यूएस आगे जाके सितंबर क्वार्टर में ये हायर प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट करे। तो रेट कट का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि टिपिकली रेट कट तभी होता है जब आपका इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले 2 साल में जो फेड ने टाइटन किया था वो काफी ज्यादा किया था, तो कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है। तो अभी आप देखें कि कोई भी नैस्डैक कंपनीज या स्पेशली इंटरनेट कंपनीज देखें यूएस में थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो इसका कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इम्पैक्ट होता ही है। जैसे टेक फोकस्ड इंडियन प्लेयर्स होते हैं, तो अगर यूएस में थोड़ा स्लो डाउन होता है या इकोनॉमी थोड़ा ग्रोथ रेट कम होता है, इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है। हालांकि इंडिया का काफी डोमेस्टिक लिंक्ड है, ऑलमोस्ट 60% इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो डोमेस्टिक फोकस्ड होता है। एक्सपोर्ट्स काफी कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम होता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन होते हैं तो इंडिया का भी इम्पैक्ट होता है। तो उसी कॉन्स्ट्रक्ट में आपको थिंक करना है। ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कम होने का भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी आ सकता है इंडियन इकोनॉमी। बट
मेरा यही मानना है कि ये ट्रांजिटरी होता है ज्यादातर। अभी अभी अगर एक या दो इंटरेस्ट रेट कट होंगे उसके बाद फिर सब स्टेबल हो जाएगा। और जनरली अभी इंडियन रेट्स जो चल रहे हैं कंपेयर टू कोविड से थोड़े हायर रेट्स पे चल रहे हैं इंडियन रेट्स। अगर फेड कट करता है तो इंडियन आरबीआई भी फोर्स्ड हो जाती है कि वो इंटरेस्ट रेट करेगा। तो हालांकि जब वो कट होता है तो ओवर अ मीडियम टर्म इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा कर्टेल करता है। जैसे आप सोचे कि बैंक, टिपिकल बैंक जो लेंडिंग करता है, आप कंज्यूमर लोन्स होम लोन रहते हैं, तो अगर लोन रेट कम होता है तो उसका डिमांड भी थोड़ा सिमुलेट होता है, राइट। सो ओवर ए मीडियम टर्म लोअर इंटरेस्ट रेट्स इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा अच्छा ही होगा, बट इमीडिएट इम्पैक्ट शायद नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल लिंकेज की वजह से, तो अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंडिया में भी हो सकता है। तो आई थिंक उसी के कारण ये करेक्शन आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत 2 दिन में आप देख रहे और इत्तेफाक की बात है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पॉलिसी दरें घटाई कोविड के बाद पहली बार, और अगले दिन मार्केट डाउन, और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली। अच्छा, ये सर जो मिडल ईस्ट में जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, इसका असर होगा क्या? क्योंकि अभी तक तो हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति होती है तो उसको बाजार पहले बचाने की कोशिश करता है। क्या वो एक कारण हो सकता है इस बार मार्केट में जो टेंशन बढ़ रही है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक तो यही था ना कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत बढ़ हैं। चढ़ के खरीदारी कर रहे थे। 20,000 21,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आती चली जा रही है हर महीने। तो राइट। कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हाथ तो नहीं खींच लेंगे इस जियो पॉलिटिकल टेंशन के एनवायरमेंट में? डोमेस्टिक एसआईपी फ्लोस काफी स्ट्रांग ही रहे हैं, हालांकि थोड़े बहुत रिडेम्पशंस बड़े थे, बट जनरली फ्लोज जो आप स्ट्रक्चरल फ्लोज है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो आपका पेंशन का फ्लो होता है ईपीएफओ के दौरान, इंश्योरेंस फ्लो, म्यूचुअल फंड फ्लो, वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अभी पिछले एक महीने में हम लोगों ने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे, आ गए वापस, आफ्टर सेलिंग। पिछले 4-5 महीने में जो सेलिंग हुआ उसके बाद आ गए थे, तो मार्केट भी ऊपर पूरा गया था। अभी मे बी सेंटिमेंट्स कैन चेंज। अभी वो फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी साइकी थिंक करना बहुत डिफिकल्ट है। ये आपने जैसे बोला मिडिल ईस्टर्न टेंशन, अभी तक मिडिल ईस्टर्न टेंशन का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। अभी अगर आप कोई भी कंपनी से बात करें तो वो जनरली बोलते थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, टाइम जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड मार्केट में पहुंचने के लिए, क्योंकि कोई शिपिंग रूट्स इफेक्टेड थे, उसकी वजह से वो थोड़ा इम्पैक्ट हो गया। तो हालांकि मोस्टली कॉस्ट के बकेट में कंपनीज को थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अभी अ, अभी ये रीसेंट टेंशन्स की वजह से स्लाइट पिकअप ऑयल में देखा गया है, बट ये सब ये किस दिशा में जाएगा वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है अभी। बिकॉज उधर का टेंशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी टेंस है, स्पेशली अभी जो रीसेंट अटैक की वजह से। सो ये वॉचफुली हम देख रहे हैं, बट वो जो पिकअप हुआ है क्रूड में वो कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो आपको इंडियन इकोनॉमी को इमीडिएटली इम्पैक्ट करे। राइट, मेरे को लग रहा है कि आप एग्रेसिव तो नहीं हो मार्केट पे, थोड़े कॉशियस ही साउंड कर रहे हो, और वो होना भी चाहिए। मार्केट थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है अभी। लेकिन जो क्वार्टर 1 रिजल्ट सीजन बीता, राइट। इसमें किन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए, और आने वाले समय के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कौन से सेक्टर्स ज्यादा प्रेफर्ड लग रहे हैं अभी? राइट। सो टिपिकली देखा जाए तो अभी तक जो सेक्टर्स लार्जली जो रिजल्ट्स बताए हैं वो आईटी सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, और सेलेक्ट छोटे मोटे अदर सेक्टर, ऑटो के एक दो नाम आए हैं। सो बैंकिंग में ये देखा गया कि स्लोली जो कोविड के बाद एक क्रेडिट कॉस्ट जब प्रोविजन जो करते बैंक्स, वो काफी लो था, वो स्लोली इंचअप हो रहा है। तो अभी ये जाहिर सी बात है कि जैसे कोविड के दौरान काफी ज्यादा एमपीए सब हुए थे कोविड के पीरियड में, क्योंकि लोगों का इनकम हिट हो गया था, कंपनीज प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो एनपीए काफी बड़ा था बैंक्स में। बट हालांकि और 2 साल में जो कोविड के बाद के पीरियड थे, तो बैंक्स जो एनपीएस उस टाइम पे रजिस्टर हुए थे वहां से रिकवरी कर रहे थे। रिकवरी मींस लाइक अगर आप एनपीए अकाउंट हो तो आप उनसे रिकवर करते हो, तो क्रेडिट कॉस्ट पूरे बैंकिंग सिस्टम का काफी अच्छा था। और जो जिनको इंक्रीमेंटली आप लेंड कर रहे हो वो भी ज्यादा एनपीए नहीं कर रहे थे। तो अभी स्लोली हम देख रहे हैं, स्पेशली ये क्वार्टर में, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर जनरली
काफी ज्यादा थोड़ा एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटेरियोरेट होता है, क्योंकि एग्री लोन सब ज्यादा रहता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन जो क्रेडिट कॉस्ट में देखा जाता है वो स्लोली हो रहा है बैंक्स में, ये हम देख रहे हैं। बट जनरली क्रेडिट ग्रोथ और बाकी सारे पैरामीटर्स बैंक्स के काफी अच्छे हैं। और हमारा ये काफी ज्यादा वेट भी है बैंक्स में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है इन पर्टिकुलर सेक्टर में। दूसरा, आप देखा जाए आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अभी स्लोली कमेंट्री उनके एंड मार्केट की थोड़ी इंप्रूव हो रही है। तो जैसे काफी आईटी सर्विसेज कंपनीज ने बोला कि बैंकिंग एज अ वर्टिकल, जो उनका ऑलमोस्ट 30% होता है रेवेन्यू का, वहां पे स्पेशली यूएस फोकस्ड, वहां पे स्लो इम्प्रूवमेंट दिखा जा रहा है। ये कमेंट्री पिछले एक साल में ऐसा नहीं था। तो ये स्लो चेंजेस है। सो आईटी सर्विसेज भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड है। फिर ऑटोज में ये देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम डीग्रोथ हो रहा है, पैसेंजर वॉल्यूम्स में थोड़ा इन्वेंट्री बिल्डअप है। बट मैं अगेन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बोलूंगा, ये मे बी 2-3 क्वार्टर में सॉर्ट आउट हो सकता है। सो ब्रॉडली ये तीन सेक्टर्स में रिजल्ट ज्यादातर आए हैं। मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड बोल सकते हैं रिजल्ट सीजन अभी तक, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ जो पिछले 2 साल से काफी ज्यादा था, अभी थोड़ा मॉडरेट हो रहा है पूरे स्टॉक्स का। सर जब बजट आने वाला था ना, तो फिर पीएसयू स्टॉक्स में एकदम से चाल बननी शुरू हुई थी उससे जस्ट पहले, और उसके बाद तो सबको पता ही है क्या हो गया, एकदम से हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और बजट से पहले ही होनी शुरू हो गई थी वैसे वो तो। लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 1 साल 2 साल के पर्सपेक्टिव से कौन से सेक्टर आपकी प्रायोरिटी पे रहेंगे, जहां पर आपको लगता है कि अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और आप उसमें एलोकेशन करोगे अगर कोई भी डिप आ जाए तो मार्केट में, तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे? राइट। सो क्लियरली एक जो सेक्टर है जो हमारा हाईएस्ट एलोकेशन भी है, वो पूरे फाइनेंशियल स्पेस में है। नाउ फाइनेंशियल स्पेस में जैसे मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी एक काफी अच्छा प्लेस्ड है। अभी अगर पिछले नियर टर्म की बात करें तो थोड़े इश्यूज है डिपॉजिट को लेके, या ग्रोथ को लेके, क्योंकि ग्रोथ थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट्स ज्यादा मिल नहीं रहे बैंक्स को। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप आपने जैसा कहा 2 या 3 साल के सोचें, तो ये काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो हमारे हिसाब से ये सेक्टर काफी अच्छा करना चाहिए। दूसरा जो सेक्टर है, अगेन काफी ज्यादा वेट है, जैसे मैंने कहा आईटी सर्विसेज भी एक सेक्टर है जहां पे पिछले 2 साल में आप देखें तो डिमांड एनवायरनमेंट काफी खराब था ग्लोबली भी। अभी ये यूएस रिसेशन या इसकी बात जो चल रही है, इसमें मे बी अनदर 2 क्वार्टर का इम्पैक्ट हो। बट ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जो टिपिकल क्लाइंट्स हैं आईटी सर्विस के, जैसे बैंक्स होते हैं, जेपी मॉर्गन या कोई भी सिटी बैंक, ये अपने टेक स्पेंड को काफी ज्यादा समय तक खर्ची ना करे, वरना वो उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो हमारे हिसाब से ये जो रिकवरी होनी चाहिए डिमांड में, वो भी आनी चाहिए नियर टर्म में। सो वो जो दो मेजर सेक्टर हैं हमारे एलोकेशन को लेकर, स्लोली हम लोग पॉजिटिव भी हो रहे कंजम्पशन एज अ थीम पे। यहाँ पे ऑटो एक अपॉर्चुनिटी है, बट ऑटो का वैल्यूएशन काफी हाई है मोस्ट ऑफ द पॉकेट्स में। एफएमसीजी अगेन वैल्यूएशन काफी हाई है, बट काफी करेक्ट हुआ है। सो हम काफी केयरफुली वो सेक्टर को देख रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले एफएमसीजी सेक्टर में, क्योंकि बजट में आप देखें तो गवर्नमेंट ने थोड़ा डिमांड स्टिमुलस तो दिया है, जो रूरल इकोनॉमी को हो, या टैक्सेशन कम कर दिया इन सर्टेन न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए, तो उनका थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट तो आया है। और अभी पिछले 2-3 साल से रिकवरी नहीं हो, तो सम टाइम में वो रूरल रिकवरी प्ले आउट होना चाहिए। तो एफएमसीजी भी वो एक बास्केट है जो हम लोग एक्टिवली देख रहे हैं, पर अभी तक कुछ एलोकेशन किया नहीं है। सर दो सेक्टर्स ना लगातार रिकॉर्ड छू रहे हैं, दैट इज फार्मा एंड एनर्जी। हम्म। आप इन पे बता सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी एनर्जी स्टॉक्स में दिखती है और अभी जो बाजार करेक्ट हो रहे हैं उससे जस्ट पहले एनर्जी स्टॉक्स वर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स, तो अभी ये फार्मा और एनर्जी पे क्या करना चाहिए? करेक्ट। सो एनर्जी पे अब देखें तो एनर्जी में काफी सब सेक्टर्स हैं। जैसे आप पावर सेक्टर को देख लें, पावर सेक्टर हमारे काफी एलोकेशन था पावर सेक्टर में, बट हम लोगों ने इंक्रीमेंटली काफी कम किया है। क्योंकि एक तो
अभी सडनली सबको समझ में आया कि इंडिया का पावर डिमांड ग्रो ही हो रहा है, और पिछले 10 साल में जो थर्मल कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस पे हुआ नहीं है। तो सडनली आप देख रहे हैं कि पीक डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का किसी मंथ्स में वो डेफिसिट पे जा रहा है, पीक डिमांड और सप्लाई डेफिसिट में जा रहा है, तो सडनली इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हो रहे हैं। तो इंडिया को ये रिक्वायरमेंट है कि आप थर्मल कैपेसिटी अग्रेसिवली थोड़ा ऐड करें, क्योंकि रिन्यूएबल से जो अभी तक एडिशन हुआ है उनका पीक लोड फैक्टर जो यूटिलाइजेशन है वो कम रहता है, और कम टाइम के लिए हो रहता है। तो उससे अलोन इंडिया का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ नहीं सकता, मीट नहीं हो सकता। तो अभी आप देखें कोई भी स्टेट कंपनीज भी नए पावर सेटअप की बात कर रहे हैं, तो वो एक सेक्टर में अभी देखा जाए तो मोर कैपेसिटी एडिशन होना चाहिए। और जब वो कैपेसिटी एडिशन होता है टिपिकली ये रेगुलेटेड रिटर्न बिजनेसेस होते हैं। रेगुलेटेड रिटर्न्स मीन्स अगर आपने 100 रुपए का केपेक्स डाला और वो कमीशन हो गया, तो आपको उसका 15 रुपए का इक्विटी, जो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उस पर आप 15 रुपए बना सकते हैं। तो ये कंपनीज अच्छे करनी चाहिए, बट अगेन वैल्यूएशन एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि काफी अच्छा किया है ये कंपनीज ने। दूसरा आप देखें तो ये पूरे एनर्जी सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोरेशन का हो गया, या अपस्ट्रीम, फिर आपके मार्केटिंग कंपनीज हो गए, इसमें भी हम लोग का यही मानना है कि हमारा सम एक्सपोजर था इस सेक्टर में भी। ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले ज्यादा एलोकेट किया था इस सेक्टर में, जब ये काफी ज्यादा तीत थे। पर अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम ट्रिम कर रहे हैं, कई केसेस में हम लोगों ने एग्जिट भी किया है। तो FY 24 वो एक ऐसा ईयर था जहां पे गवर्नमेंट ने, ये कंपनीज ने पिछले साइकिल में काफी लॉसेस बनाए थे, तो FY 24 में गवर्नमेंट ने इनको प्रॉफिटेबिलिटी अलाउ किया था बनाने के लिए, और सर्टेन फॉर्मूला भी सेटअप किया था, तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट क्लियर था, फ्लोर काफी क्लियर था। तो जब वो क्लैरिटी आती है तो मार्केट को भी अच्छा लगता है कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी जो बनाता है ये पूरा डिविडेंड या इंक्रीमेंटल केपेक्स में आप डाल सकते हैं। तो लास्ट ईयर काफी ज्यादा बेनिफिट किया था अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज ने, इवन मार्केटिंग कंपनीज ने। हमारा अभी भी हमारा सम एक्सपोजर है इसमें, बट हमारे हिसाब से जो बल्क ऑफ द वेल्थ क्रिएशन जो करना था वो ये सेक्टर का हो गया है। अभी मॉडरेट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख के चलिए, क्योंकि अगर आप 2.5 या 3 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे अभी खरीदते हैं, तो इधर से कंपाउंडिंग ग्रोथ ही होता है। अगर अगर आप और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो वो मल्टीपल डी रेट भी हो सकता है। सो एनर्जी को मैं लेके थोड़ा कॉशियस हूँ, एंड और फार्मा? हमारा फंड पोजीशन। फार्मा एक अभी काफी अच्छे टाइम से जा रहा है, क्योंकि यूएस में प्रोडक्ट शॉर्टेजेस है, और उसकी वजह से प्राइसिंग का जो इम्पैक्ट है, जो पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो प्राइसिंग इम्पैक्ट काफी ज्यादा था फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि वहां पे प्राइसेस इरोड काफी ज्यादा होते थे। 5 to 10% प्राइस इरोशन होता था यूएस मार्केट में, और कई टाइम पे उससे ज्यादा होता था। बट बिकॉज पिछले 2 साल से काफी सारे प्लांट्स यूएस में बंद हो चुके हैं, और काफी प्लांट्स यूएस एफडीए इंस्पेक्शन में है, जो जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, तो प्राइसिंग इंडियन प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो दिख रहा है पिछले 2 साल से, वो जो प्राइसिंग बेनिफिट हो रहा है जिसकी वजह से मार्जिन जाता है, वो फार्मा कंपनीज में काफी आ रहा है। सो इंक्रीमेंटली हम काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने डोमेस्टिक कंपनीज जो यूएस मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनके लॉन्चेस अभी शेड्यूल्ड हैं पिछले 1-2 साल में। तो वो एक वॉल्यूम किकर और रेवेन्यू किकर हो सकता है इन कंपनीज के लिए। तो हमारे एलोकेशन के हिसाब से भी हम लोग अपने एलोकेशन में स्टेट पुट है, ज्यादा सेलिंग नहीं कर रहे, ताकि हालांकि अगेन वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर जा चुका है सेक्टर में भी, बट आउटलुक पॉजिटिव ही है। अच्छा, अभी आप क्या सलाह देंगे सर? मार्केट पे जो करेक्शन आ रही है, क्या इसी मौके पे खरीदें? और क्या ये अभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए, या फिर मिड कैप्स के साथ जाना चाहिए स्मॉल कैप्स के? क्योंकि अभी तक तो पैसा ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में बनाना, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए इस गैप में। राइट, राइट। सो क्लियरली हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपका क्लियर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। एसेट एलोकेशन हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास आफ्टर आपने आपका 12 मंथ्स और 14 मंथ्स और सेविंग्स जो
आप आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो आपके लिए आपको उसके लिए प्रोविजन करना चाहिए, वो कोई सेफ लिक्विड फंड में डाल दें, जहाँ पे आप बहुत क्लियरली वो सेफ मनी है जो मार्केट के उतार चढ़ाव पे ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, तो वो आपका होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है, लेट्स से अज्यूम वो 100 रुपए है, तो उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 5 to 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड एक इंश्योरेंस है अगेंस्ट थिंग्स गोइंग बैड, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर आपका लेट्स से बाकी का जो कॉर्पस है वो आप इक्विटी में डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिफरेंट मार्केट कैप वाइज आप या स्टाइल वाइज आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हम एडवाइस देते हैं कि ऑलमोस्ट 40 to 45% आपका वेल्थ एक वैल्यू स्टाइल फंड में होना चाहिए, टिपिकल वैल्यू 45% अनदर होना चाहिए, 40% ग्रोथ स्टाइल में होना चाहिए। तो ये वैल्यू और ग्रोथ के काफी सारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी होते हैं या वैल्यू स्टाइल में भी मिलते हैं, आप उधर से चूज कर सकते हो। और जो सबसे ज्यादा रिस्की सेगमेंट होता है जो स्मॉल कैप या मिड कैप का होता है, वहां आपका एलोकेशन 10 से 15% की टिपिकली होना चाहिए। बट अगर आपका लाइफ अभी आप काफी यंग हो और आप 15-20 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन है, तो वो एलोकेशन ज्यादा भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू अस अभी, क्योंकि पिछले हम जस्ट देख रहे थे ये पिछले 5 साल का रिटर्न स्मॉल मिड और लार्ज, सो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 4 साल स्मॉल कैप इज दैट मार्केट कैप जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है। तो जनरली ऐसा होता है, तो उसमें ये अगेन साइक्लिकल है, लार्ज कभी अच्छा करेगा मिड करेगा। और अगर क्लियरली वैल्यूएशन देखें तो स्मॉल कैप में आइडियाज पिक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि काफी कुछ वैल्यूएशन काफी ज्यादा जा चुका है। तो हमारे हिसाब से आप अ, ये एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क या जो भी आपके प्लानर सजेस्ट करते हैं उसमें आप ज्यादा अभी आप लार्ज कैप को ही दें एंड देन मिड एंड स्मॉल लेटर दें। सर ये सवाल मैं हमेशा पूछना चाह रहा था कि मार्केट के इस पड़ाव पे जो आप 24,700 25,000 के लेवल पे काम कर रहे हो, वैल्यू फंड कैसे काम करते हैं? ये वैल्यू अभी कहाँ या दिखती है मार्केट में? उसको राइट कितना राइट ढूंढना मुश्किल है? वो तो जब करेक्शन आएगी तब वैल्यू आएगी। अभी तो करेक्ट रिकॉर्ड में करेक्ट। कैसे मिलेगी वैल्यू? सो क्लियरली वैल्यू फंड अभी आप देखते हैं बैंकिंग एज अ सेक्टर, जो आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ले लें या BSE 500, ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ द इंडेक्स आपके बैंक से होते हैं, राइट? उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा लार्ज कंपोनेंट है। तो वो सेक्टर पिछले 2 साल में कहीं भी ज्यादा गया नहीं है, काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू ब्रॉडर इंडाइसेस। सो क्लियरली आप देखें तो वैल्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे को काफी अच्छा काफी ज्यादा दिख रहा है। तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक एक ऐसा जगह है। फिर सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज, ये मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पिछले लेट्स से 6 मंथ्स में कहाँ ऐड किया है, क्योंकि हम जहां वैल्यू देखता है वहीं ऐड करते हैं। टिपिकली लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 2 साल से काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी स्लोली आप देख रहे हैं कि सम कंसर्न्स उसमें ज्यादा एलिवेट हो रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी बीच में एक सरेंडर चार्ज का आया था, रेगुलेशंस ड्रिवन ही लाइफ इंश्योरेंस में। सो स्लोली उसकी वजह से सम ऑफ द स्टॉक्स काफी डिप्रेस थे, तो हम लोगों ने वहां ऐड किया। तो वो काफी ज्यादा एक्टिव कॉल लेना पड़ता है इस वो ट्रैवर्स करने के लिए। बट अगर आप क्लोजली देखें तो वैल्यू है मार्केट में भी सेलेक्ट सेक्टर्स में। हालांकि हमारा कैश भी अभी ज्यादा थोड़ा बड़ा है, जब हमें ज्यादा वैल्यू नहीं दिखता तो कैश हमारा स्लोली इंचअप होता है। तो ऑलमोस्ट हम 15% कैश पे बैठे हैं अपने फंड में। तो वो बताता है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि आप पूरा इन्वेस्ट करें, बट अगर करेक्शन आता है तो विल स्लोली डेवलप। सर एक तो सवाल यही बनता है कि किसी ने अगर जॉब अभी शुरू की हो और वो अभी भी मार्केट में आया हो और उस वो ऐसे टारगेट लेकर चले कि चलो 10 साल में मैं 50 लाख इन्वेस्टमेंट के जरिए कमा लूं। सैलरी उतनी धीरे धीरे करके प्रोपोर्शन में बढ़ेगी ना सैलरी तो उसको क्या राइट करना चाहिए 10 साल में 50 लाख कमाने के लिए? अगर आप बता दें कि किस तरीके से उसको अप्रोच करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स। राइट। सो क्लियरली आप इक्विटी मार्केट से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 50 लाख वो देखना पड़ेगा कैसे बनता है, बट लेट्स से क्या इक्विटी रिटर्न बन सकता है। जैसे मैंने कहा आपका ये देखिए, जैसे लार्ज मिड एंड स्मॉल, राइट? मैंने जैसे कहा कि इंडियन नॉमिनल जीडीपी अगर आपका 11% या किस साल 12% ग्रो होता है, तो आप लार्ज कैप इंडियन कंपनीज या लिस्टेड यूनिवर्स से, क्योंकि 10 साल काफी बड़ा पीरियड है जहां पे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। अब देखिए तो
200 to 300 बेसिस पॉइंट ज्यादा है ग्रो हुआ है लार्ज कैप, लेट्स से BSE 200 कंपनीज ऐसे। सो जो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 15% के आसपास होता है, राइट। एंड वो काफी अच्छा नंबर है। ये पिछले 10 साल 20 साल आप देखें तो ये नंबर होल्ड अप होता है, वो 14-15% रिटर्न। बट अगर उससे ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो आपको हायर रिस्क लेना पड़ेगा, और ये हायर रिस्क मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं हायर रिस्क ले ही रहे हैं। और ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप किस दौरान एंटर कर रहे हैं। अगर आपने लेट्स से 2007 पीक में एंटर किया या 2017 पीक स्मॉल कैप में, इवन अभी भी आपका रिटर्न्स देखें स्पेशली 2017 से, वो काफी अच्छा नहीं है। सो बट अगर 2018 या 2019 के क्रैश में अगर स्मॉल कैप में एंटर किया तो वो काफी अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको वो एंट्री पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड में जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। पिछले 4-5 साल ने हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखा है इनको जाते हुए, बट ये भी सिक्लिकल है। तो स्मॉल एंड मिड कैप में मैं यही बोलूंगा कि SIP आप करें, वो काफी अच्छी बात है। वो जो मैंने 15 या 20% जो बोला, उस उसके कंस्ट्रेंट में आप डालें। बट स्पेशली ये इसमें ज्यादा तब डालना चाहिए जब मार्केट वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो इस सेगमेंट में। अदरवाइज आप नॉर्मल जो 14-15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आपका मीट हो सकता है। सो वही बोलूंगा मैं कि आप इसमें वाइजली चूज करें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और टाइम स्पेशली नाउ, अभी तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में ही ज्यादा इन्वेस्ट करना। अगर 15% सालाना रिटर्न में मिल गया तो कंपाउंडिंग के हिसाब से तो कमाल ही हो जाएगा। वो है ना, ऑब्जेक्टिव थोड़ा शॉर्ट टर्म का हो गया सर, मेंटालिटी इस समय यूथ की, यंगस्टर्स की, और जो नए आ रहे हैं ना, वो राइट। थोड़ा शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं। वो 10 साल देखते नहीं है कि आगे वाले 10 साल में कितनी बड़ी वेल्थ बन सकती है। सीखना पड़ेगा। अब आप जैसे फंड मैनेजर्स से ही बात करते हैं तब और सीखने को मिलता है। और हमारी कोशिश भी ये है कि बिस्तर के जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, क्योंकि लंबी अवधि में पैसा बनाना थोड़ा आसान है एज कम्पेरेटिव टू शॉर्ट टर्म। अगर आप बहुत ही अच्छी स्किल्स है तब तक तो ठीक, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड्स हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, और लंबी अवधि के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पर सर अगर 50 लाख कमा भी लिए सपोज करो मुनाफा, सरकार कह रही है 12.5% दे जाना, ये जो 10% से बढ़ाकर 12.5% हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स, इसका असर क्या होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? सी क्लियरली इसका असर नेगेटिव ही है ऑनेस्टली। अभी अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं तो एनी जो भी टैक्सेशन में जाता है तो दैट इज नेगेटिव ओनली। 2016-17 में जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 0 से 10, सो उसका भी इम्पैक्ट काफी नेगेटिव था मार्केट को। आप देखें, बट द पॉइंट है कि अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। आपके पास कंपीटिंग एसेट क्लासेस गोल्ड है, डेट है, इक्विटी है, और रियल एस्टेट में भी अगेन इक्वल टैक्सेशन ऑलमोस्ट। अभी तो वो जो पुराना वाला एडवांटेज था वो भी गया। सो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम इक्विटी। सो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा तो इक्विटी इक्विटी में ही करना पड़ेगा। बट ओनली प्रॉब्लम इज आपका अगेन 2.5 प्लस वट एवर थोड़ा एक्स्ट्रा जो जाता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बट अगेन इक्विटी ऐसा व्हीकल है जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को हेल्प करेगा अगर आपके पास कोई और कंपीटिंग एसेट क्लास है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया क्रिस्टी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिस्तक पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद राजन। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।